हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और उसका इंपैक्ट। दूसरे नंबर पर है डिमांड एंड सप्लाई, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस देखे मैंने। फिर इन्हीं से रिलेटेड एक ग्राफ मैंने बहुत ज्यादा देखा रिपीटेटिव, और मेथड्स का ओवरव्यू लेंगे। मेथड्स में फिक्स एक्सचेंज रेट कौन करता है, कब जरूरत होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कब होता है, और फ्लोटिंग मैनेज्ड फ्लोटिंग जो है वो कब होता है। सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपको तो ऑलरेडी पता होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। आगे चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट इज फॉरेन एक्सचेंज का रेट। अगर हमें किसी भी फॉरेन करेंसी को परचेस करना है तो भैया उसका रेट क्या होगा, नहीं समझ में आया। अगर मुझे किसी भी मार्केट में जाकर मुझे चेयर परचेस करनी है तो चेयर का एक रेट होगा, जिस रेट पर मैं खरीदूंगा। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज का भी एक मार्केट होता है, जिस मार्केट पर उस फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने का एक प्राइस होता है, जिस प्राइस पर मैं उसे खरीदूंगा। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज की तरह नहीं है कि आप पैसे दे दो और गुड्स ले लोगे। यहां पर या तो कन्वर्जन होता है या एक्सचेंज होता है। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप किसी करेंसी को एक्सचेंज करोगे या कन्वर्ट करोगे। येन के बदले मुझे डॉलर दे दो, या फिर मेरी डोमेस्टिक करेंसी को लेकर मुझे डॉलर दे दो। बेसिकली इसे कहा जाता है अ रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्टेड और एक्सचेंज विथ एनी फॉरेन करेंसी। दैट रेट, वो रेट क्या कहलाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जांपल के लिए अगर $1 60 है तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में $1 परचेस करने के लिए मेरे पास डोमेस्टिक करेंसी का कितना होना जरूरी है? 60। सर ये रेट कौन डिसाइड करता है? ये रेट डिसाइड करने के 3 मेथड है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के कितने मेथड है? 3, याद कर लो। सबसे पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, और तीसरा होता है फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सर हायरार्की है क्या? नहीं, हायरार्की तो कुछ नहीं है, आपको किसी भी हायरार्की में याद रखना है। अब डिस्कस करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। ध्यान से समझना। अगर मान के चलो $1 इक्वल्स टू 70 से $1 इक्वल्स टू 80 हो गया। क्यों हुआ होगा? क्योंकि मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ रही होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इन टर्म्स ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट करने के लिए डॉलर की डिमांड कर रही होंगी। और आपको पता है ये एक मार्केट है, और आपको पता है मार्केट में जब भी किसी प्रोडक्ट की या गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से $1 टू 70 से कितना हो गया? 80 हो गया। अब ध्यान से समझो, मुझे सिर्फ इतना सोचो, इतना दिमाग में लगाओ, इतना एकदम बेसिक सा नॉलेज आपको दे रहा हूं। मुझे बताओ अभी मेरे लिए इंपोर्ट करना अच्छा है या बुरा है? इंपोर्ट करना अच्छा है या बुरा है? मेरे हिसाब से बुरा है। क्यों? क्योंकि $1 अभी क्या हो चुका है दोस्तों? महंगा। और कोई चीज अगर महंगी हो रही है तो वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। इस बात को मैं एप्रिशिएट नहीं बल्कि क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा कि हमारी करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है। मतलब सर जो चीज मुझे 70 में मिलती थी आज वही चीज मुझे 80 में मिल रही है। मतलब हमारी वैल्यू गिर गई। उनको तो उतना देखो, उन्होंने तो अभी भी कितना देना है? पहले भी $1 दे रहे थे, अभी भी $1 दे रहे, हमें ज्यादा देना है, इसलिए हम लोग उनके लिए क्या हो गए? सस्ते हो गए। इसका इंपैक्ट डिस्कस करते हैं। इंपैक्ट पहला है, ध्यान से समझना, एकदम सिंपल सी बात डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर एक इंडिया के पॉइंट ऑफ से फायदा हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे दोस्तों? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्यों एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके लिए नाउ फॉर अमेरिकन्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूं डॉलर के टर्म्स में, नाउ फॉर अमेरिकन्स इंडियन गुड्स, जल्दी से बोलो, इंडियन गुड्स विल बिकम, क्या लिखूंगा मैं? विल बिकम चीपर। क्योंकि उन लोग दे तो $1 ही रहे हैं, ले जा क्या रहे हैं हमसे? ₹80। तो इंडियन गुड्स उनके लिए क्या हो गए? चीपर। तो फिर मैं यहां लिखूंगा अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो सोचो दोस्तों, बाहर वाले हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं
और डिमांड ज्यादा करने के लिए इंडियन जो कंपनीज है वो प्रोडक्शन क्या करेंगी, ज्यादा। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा एंड इट विल लीड टू राइज इन नेशनल इनकम। कैसे सर? एक्सपोर्ट ज्यादा, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा जीडीपी ज्यादा, जीडीपी ज्यादा तो क्या ज्यादा दोस्तों, नेशनल इनकम ज्यादा। लेकिन क्योंकि अब हमारे लिए फॉरेन गुड्स जो क्या है, महंगे हो चुके हैं, तो मैं यहां लिखूंगा फॉल इन इंपोर्ट। क्यों भैया? तो मैं लिखूंगा बिकॉज नाउ फॉर इंडियंस, अमेरिकन गुड्स विल बिकम क्या लिखूंगा दोस्तों, कॉस्टलियर। क्या लिखूंगा, कॉस्टलियर। अब ध्यान से समझो, ये तो हुआ, इसको क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर अब मैं बात करता हूं करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में। तो देखो मान के चलो $1.70 से अब कितना हो गया, 60। अब हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हमारे लिए अब मिलेगा $1, लेकिन पहले हम लोग $1 के लिए 70 रुपए दे रहे थे, अब हमें मात्र कितना रुपए देना है, 60 रुपीज देना है। इसका मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात है, इसलिए इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं, करेंसी एप्रिसिएशन। क्या चेंजेस आएंगे, अब ध्यान से समझना भाई, एकदम सिंपल सी बात है। हमारे कंट्री से अब हम लोगों को क्या है ना, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, राइज इन इंपोर्ट्स। क्यों? नाउ फॉर इंडियंस अमेरिकन गुड्स बिल क्या क्या लिखूं, चीपर। कैसे सर? देखो भैया सिंपल सी बात है, जिस $1 को परचेस करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मुझे 70 देना होता था, अब उसी $1 को परचेस करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मुझे 60 रुपए देना पड़ रहा है। तो मैं इंपोर्ट क्या करूंगा दोस्तों, मैं इंपोर्ट करूंगा ज्यादा, क्योंकि अब मेरे लिए अमेरिकन गुड्स क्या हो चुके हैं, चीपर। अब मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट की। भैया देखो अब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्सपोर्ट होगा नहीं, यहां पे लिखा है फॉल इन एक्सपोर्ट, क्योंकि अब अमेरिकन के लिए, नाउ फॉर अमेरिकन इंडियन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली पिछले के कंपैरिजन में, प्रीवियसली बोल सकते हो या रिलेटिवली बोल सकते हो, कॉस्टलियर। पिछले रेट के हिसाब से हम लोग अब क्या हो चुके हैं, कॉस्टलियर हो चुके हैं। इसीलिए अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो प्रोडक्शन भी तो उन लोग कम करेंगे ना, और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम होगा, और जीडीपी कम होगा तो नेशनल इनकम में थोड़ा सा फॉल आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे अपन, फॉल इन नेशनल इनकम। अब ध्यान से समझो सर, करेंसी एप्रिसिएशन अच्छा है कि करेंसी डेप्रिसिएशन अच्छा है, डिपेंड करता है इकोनॉमी में चल क्या रहा है। अगर इकोनॉमी ग्रोथ प्रोसेस चाहती है, अगर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है, और इकोनॉमी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाना चाहती है, तो उन्हें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट इंपोर्ट होने के लिए उनके लिए करेंसी एप्रिसिएशन अच्छा है। लेकिन कोई इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज चाह रही है, और कोई इकोनॉमी एक्सटर्नल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, और कोई इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन या इंडियन इकोनॉमी को या कोई भी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना चाह रही है, तो वो चाहेंगे कि बाहर वाले आके हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें, बाहर वाले आके हमारे कंपनी के गुड्स खरीदें। इन दैट केस करेंसी डेप्रिसिएशन अच्छा होगा। तो ये कोई एंड टू एंड नहीं है कि कौन सा एप्रिसिएशन और कौन सा डेप्रिसिएशन सही होगा। अब बात ध्यान से समझना, ये तो हो गया करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं कि सर अगला जो टॉपिक है डिमांड और सप्लाई का, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा। अभी तक आपको कोई भी चीजें टफ नहीं लगी होंगी, आराम से समझे होंगे। अब एक चीज ध्यान रखना कि रेट कम हो रहा है तो कभी भी इंपोर्ट के बारे में पहले सोचना। अगर रेट बढ़े या कम हो पहले सोचना इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट फायदेमंद है तो बोल दो एप्रिसिएशन है, अगर इंपोर्ट कॉस्टली पड़ रहा है तो बोल दो डेप्रिसिएशन है। बात खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है, कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन लेके जाओ दोस्तों आज के आज। अब बात करते हैं डिमांड सप्लाई क्या होता है। डिमांड फॉर फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज हमें क्यों चाहिए, हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए दोस्तों। सिंपल सी बात है, मुझे कोई गुड्स क्या करवाना होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हो सकता है मुझे बाहर टूरिज्म के लिए जाना पड़ सकता है, हो सकता है मुझे बाहर क्या करना हो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना हो इन अब्रॉड। हो सकता है मुझे कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर करना हो, और हो सकता है मुझे कोई असेट परचेस करनी हो,
परचेस ऑफ एनी फॉरेन एसेट ये हो सकता है। और सबसे लास्ट स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है? मार्केट के फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाकर अपने ट्रांजैक्शन में लॉस और गेन का इंपैक्ट देखना। अब आगे चलते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मैं एक लाइन लिखता हूं यहां पर, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेक्स, इन दोनों के बीच ना इनवर्स रिलेशन है। कैसे दोस्तों? अब ध्यान से समझना, एकदम सिंपल सा। मैं पहले चेयर की बात करता हूं। मार्केट में अगर चेयर महंगी हुई तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर मार्केट का जो प्राइस है अगर वो कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी। इनवर्स हो रहा है ना, एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। इसका मतलब भी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के साथ ऐसा ही है। अगर मार्केट मतलब ये डगनिया मार्केट, ये सुंदरनगर मार्केट, ये शंकरनगर मार्केट नहीं, मार्केट मतलब फॉरेन एक्सचेंज, एक्सटर्नल इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी का रेट गिरता बढ़ता है तो उसके साथ डिमांड भी फ्लक्चुएट होगी। इसका जो कर्व बनेगा वो बनेगा दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे सर? अगर मान के चलो $1 60 रुपी था और $1 कितना हो गया? 50 हो गया, तो ये हमारे लिए अच्छा है ना दोस्तों। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट क्या कर सकते हैं? ज्यादा, इसलिए हम लोग यहां पर डिमांड ज्यादा करेंगे। अब ध्यान से समझो, 60 में हम लोग कितना मंगवा रहे थे? एक अप्रॉक्स ले लेते हैं, $100 मंगवा रहे थे, लेकिन जैसे ही रेट गिर गया तो अब हम लोग ज्यादा मंगवा पाएंगे दोस्तों। इसका मतलब ये कैसा शेप में बन रहा है? डाउनवर्ड। और इसका उल्टा भी ऐसे ही होगा। अगर $50 से $1 कितना हो जाता है दोस्तों? 60। तो पहले अपन 130 मंगवा रहे थे और अब हम लोग मंगवाएंगे 110। इसका मतलब ये किस तरफ जा रहा है? अपवर्ड। तो ध्यान दो, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के बीच कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हमारा ये टॉपिक साथ में हो रहा है दोस्तों, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ध्यान से समझो, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें हमें बाहर की कंट्री हमें सप्लाई करेगी? ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा? और ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होंगे जिसका इंपैक्ट बीओपी के करंट और कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव साइड में आने वाला है? तो वो सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इससे हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा दोस्तों? इनफ्लो, क्रेडिट। दूसरा, अगर बाहर की कंट्री से कोई टूरिस्ट, अच्छा एक सेकेंड, ऐसा कब हो रहा होगा कि बाहर की कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे, हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, दैट इज बाहर की कंट्री हमसे डिमांड ज्यादा कर रही है। ऐसा कौन सा सिचुएशन आ रहा है कि बाहर वाले हमारी कंट्री में टूरिज्म के लिए आ रहे हैं? ये कब होगा दोस्तों पता है? जल्दी से बोलो, जल्दी से, मैं यहां रोक के रखा हूं, जल्दी से बोलो, 3 मिनट है आपके पास। $1.70 से क्या हो जाए? 80 हो जाए कि 60 हो जाए, कि तब हमारे कंट्री से बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और बाहर वाले टूरिज्म के लिए ज्यादा आएंगे, या फिर बाहर की कंट्री वाले हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बाहर वाले ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर वाले परचेस ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओहो, बाहर वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फोर्थ, बाहर वाले हमें यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, बाहर वाले। ये कब हो सकता है दोस्तों? जल्दी से बोलो, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये कब होगा? जब, ध्यान से समझो, $1.70 से कितना हो जाए? 80। कितने लोगों का सही हुआ? आपको अपने आप को, खुद को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, अब इसका ग्राफ का डिस्कशन कर लेते हैं। ग्राफ में ध्यान से समझो, ग्राफ में देखो, कोई भी सप्लायर के पॉइंट ऑफ से देखो, अगर 70 से 80 हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बाहर वाले कर रहे हैं, परचेस यहां आके कर रहे हैं और हमको यूनाइटेड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मतलब 70 से 80 होता है तो बाहर से सप्लाई भी ज्यादा होता है, और अगर 70 से 60 हो जाता है तो सप्लाई कम होता है। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई
और फॉरेक्स, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन हो गया दोस्तों? पॉजिटिव रिलेशन। इसका मतलब सर बताइए, अगर $1 60 से 70 होता है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा स्लोपिंग है ये? अपवर्ड स्लोपिंग। अब चालू करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मेथड्स की तरफ। देखो मेथड्स में ना आपको क्या याद रखना है कि कितने टाइप के मेथड है, उसमें कौन क्या कर रहा है बस, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि उसको अगर मैं डिटेल में समझाने जाऊंगा, वीडियो वैसे ही बड़ा हो चुका है और वीडियो आगे और बड़ा होने जाएगा। इसीलिए अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या क्या चीजें याद रहनी चाहिए। अब सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब होता है गवर्नमेंट करती। सबसे पहले क्या याद रखना है, यहां पे मेन कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है? ध्यान रखो, यहां मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर मार्केट रोल प्ले कर रहा है क्या सर? नहीं, मार्केट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, फुल्ली गवर्नमेंट का इंफ्लुएंस रहेगा। दूसरा, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट अगर 70 से रेट बढ़ाकर 80 रखना चाह रही है, अगर गवर्नमेंट खुद $1 = 70 को फिक्स करके 80 रखना चाह रही है, तो वो खुद इंडियन करेंसी को डीवैल्यू कर रही है। क्या कर रही है? खुद डीवैल्यू कर रही है। इसलिए इसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, या क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और अगर मान के चलो $1 = 70 से 60 पे फिक्स करना चाह रही है, तो इसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ रूपी या रिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो सर ये मार्केट में नहीं होगा क्या? नहीं, ये डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन सिर्फ कौन से मेथड में होता है दोस्तों? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। एंड फिक्स रखने के लिए गवर्नमेंट को ये फिक्स रखने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अलग अलग कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना के रखने पड़ते हैं। दैट इज दे हैव टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज। वैसे तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू ये सब कर ही लेती है, तो इसमें बातें ध्यान रखनी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, मार्केट का नहीं। गवर्नमेंट अगर 70 से 80 कर रही है, इसे डिवैल्यूएशन बोलेंगे, और 70 से 60 कर रही है, इसे क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन। और फॉरेन एक्सचेंज के लिए उनको बहुत ज्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं इसका जस्ट उल्टा, फ्लोटिंग। इसका दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल, एक और नाम है मार्केट बेस्ड। सर इसमें बताना क्या हो रहा है भैया? देखो इसमें गवर्नमेंट का नो इंटरवेंशन। यहां पे कौन डिसाइड करेगा? मार्केट का डिमांड और सप्लाई का इंटरवेंशन कौन डिसाइड करेगा? मार्केट का सप्लाई और डिमांड। कैसे सर? जिस रेट पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, उस रेट को ही फॉरेन एक्सचेंज रेट कंटिन्यू माना जाएगा। इसका मतलब उसी रेट पर अब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन होंगे। सर तो इसमें जब करेंसी कम या ज्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ अ मार्केट करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। इसी चीज को 70 से 80 को ही करेंसी डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। जब किसके कारण हो रहा है? मार्केट के कारण। और जब 70 से 80 गवर्नमेंट कर रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं? डिवैल्यूएशन। और करेंसी एप्रिसिएशन, क्या दोस्तों? करेंसी एप्रिसिएशन 70 से 60 हो जाए तो सर, अगर 70 से 60 हो जाए और गवर्नमेंट करे तो रिवैल्यूएशन, और अगर मार्केट के थ्रू हो, हमने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट बोल रही है ये तो मार्केट के कारण हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे? करेंसी एप्रिसिएशन। अब ध्यान से समझना, मार्केट बेस्ड है ना, मार्केट बेस्ड है तो ध्यान से समझो, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई मेजर रोल प्ले करते हैं। ध्यान से समझना है, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कौन? डिमांड एंड सप्लाई। और लास्ट पढ़ते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब ध्यान से समझना, मैनेज्ड फ्लोटिंग इज अ हाइब्रिड मॉडल। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। हाइब्रिड मॉडल क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चीजें। कैसे सर? कुछ हद तक हम लोग मार्केट बेस पे रहेंगे, बेसिकली मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होते रहेगा।
लेकिन जब हम लोग एक एक्सेप्टेबल रेंज के हिसाब तक अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहे तो चलेगा, लेकिन एक एक्सेप्टेबल रेंज के बाद, एक एक्सेप्टेबल रेंज के बाद अगर प्राइस बढ़ना और कम होने लगे ना, तो वहां पे पैराशूट एंट्री मारेगा आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक इंटरफियर करेगा। और सेंट्रल बैंक इंटरफियर करेगा थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। नाम ही है मैनेज्ड फ्लोटिंग, मतलब फ्लोट अलाउ है, मैनेज्ड मतलब हम मार्केट बेस पर हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट फ्लक्चुएट होगा, लेकिन इट विल कंसीडर कि हम लोग पहले ये देखेंगे कि क्या वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर डेविएट हो रहा है। अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर डेविएट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, उससे बाहर हो रहा है तो फिर आरबीआई आके इंटरवेंशन करके उसे मैनेज करना चाहेगी, और मैनेज करने के लिए उनको परचेस और सेल करना पड़ेगा। अगर रेट बढ़ते जा रहा है तो वो मार्केट में सेल करेंगे ताकि कंट्रोल रहे प्राइस, और अगर प्राइस गिरते जा रहा है तो डिमांड बढ़ाने के लिए परचेस करेंगे। इसके लिए इन्हें अगेन लार्ज रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी का। अब इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में आपको लास्ट में पढ़ना है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट इमीडिएटली, फॉरवर्ड मार्केट मतलब रेट अग्रीड अपॉन टुडे, सम फ्यूचर डेट में ट्रांजैक्शन आगे चले जाता है। फिर उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में लास्ट में बचता है वो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शन होते हैं, ट्रांसफर, क्रेडिट और हेजिंग। इसको एक बार देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। फॉरेन एक्सचेंज रेट यहां पर खत्म होता है। सी यू।